नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज राज्य अथवा अन्य समुदाय। राज्य अध्याय हम पढ़ रहे हैं और पिछले 2 वीडियोस में हमने राज्य के बारे में जाना, राज्य की परिभाषा, राज्य और समाज में क्या अंतर है, इसको हमने जाना। अब हम बात करते हैं राज्य अथवा अन्य समुदायों के बारे में। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी तो है ही बच्चों, इसलिए राज्य संस्था का उदय भी हुआ और आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य ने बहुत सारे संघों का, संगठनों का और समुदायों का निर्माण भी किया। संघ अथवा समुदाय का क्या अर्थ है, इसको हम जानते हैं। समुदाय को अंग्रेजी में एसोसिएशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्यों का एक संगठित निकाय अथवा संगठन। वास्तव में समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा संगठन होता है जो किसी खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। मैं कई बार है वो कहते हैं कि समाज के अंतर्गत कार्य करने वाले वे संगठन जो जानबूझकर किन्हीं सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं, वे संगठन कहलाते हैं, यानी समुदाय कहलाते हैं। एक अन्य लेखक हैं GDH कॉल, वो कहते हैं कि समुदाय का अर्थ होता है लोगों के एक ऐसे समूह से जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकेले न करके सहकारिता यानी सहयोग के आधार पर कार्य करता है। समुदाय की संख्या बहुत बड़ी होती है, वह लगातार बढ़ती जाती है। सभी देशों में बहुत सारे संगठन होते हैं, संघ होते हैं, समुदाय होते हैं, परिवार, क्लब, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, रेलवे यूनियनें, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े यानी वृद्ध, पशु कल्याण, इनको बूढ़े और पशु कल्याण आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठनों का निर्माण किया जाता है। अब विद्यार्थियों, बात आती है अन्य समुदाय उतने ही स्वाभाविक हैं और महान हैं जितना कि स्वयं राज्य। राज्य जितना स्वाभाविक और सामान्य है, उसी प्रकार समुदाय भी, संगठन भी सामान्य है और स्वाभाविक है। राज्य व अन्य समुदायों में परस्पर क्या संबंध हो, इस विषयों पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं। जैसे ऑस्टिन है और हीगल है आदि विद्वानों ने ये कहा कि राज्य की इच्छा अंतिम इच्छा है और वह निरंकुश सत्ता से युक्त होती है, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो राज्य सभी समुदायों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। केवल राज्य के पास ही वह शक्ति होती है कि वह अपने आदेशों का पालन करा सके। ऑस्टिन और हीगल जैसे विद्वान हैं वो राज्य को ऐसी भी सत्ता सौंप देते हैं, और 20वीं सदी में राज्य की इस सत्ता को गंभीर चुनौती भी दी गई। फीकिस हैं, मैकाइवर हैं, लास्की हैं, इन्होंने कहा कि राज्य को असीमित अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इन विद्वानों ने यह भी कहा कि परिवार और धर्म संगठन, मजदूर यूनियन और ऐच्छिक समुदाय राज्य के अधीन नहीं रह सकते। लास्की कहते हैं कि किसी भी राज्य को असीम अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। परिवार है, चर्च है, क्लब है, अन्य बहुत से समुदाय उतने ही महान जितना कि स्वयं राज्य है। लास्की कहता है कि ऐसे अवसर पैदा हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति राज्य की अपेक्षा चर्च या ट्रेड यूनियन के आदेश को ज्यादा महत्व दे। राज्य के अलावा वो किसको और दे सकता है? महत्व चर्च को दे सकता है, ट्रेड यूनियनों को दे सकता है। इसके अलावा इन विद्वानों का यह भी कहना है कि राज्य को अन्य समुदाय यानी स्वामी नहीं माना जा सकता, उसे तो एम्पायर के नाते कार्य करना होता है। मतलब राज्य एक एम्पायर के नाते कार्य करता है, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, यह देखना कि कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। इन विद्वानों के अनुसार परिवार और धार्मिक समुदाय जो राज्य की उत्पत्ति से पहले ही कायम थे, इसलिए राज्य को इन समुदायों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। राज्य एम्पायर की तरह कार्य करे, मालिक की तरह नहीं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि राज्य किसी समुदाय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसका कार्य तो महज शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। खेत और कारखाने में जो काम किस प्रकार चले, मजदूरी की दर क्या हो, इसका निर्णय आर्थिक समुदाय करेंगे, राज्य नहीं करेगा। इसी प्रकार विश्वविद्यालय की कोई सर्वोच्च समिति या बार काउंसिल या मेडिकल सोसाइटी छात्राओं, वकीलों, डॉक्टरों के लिए भी नियम बनाए जो उनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये विद्यार्थियों, विचारकों ने राज्य और समुदाय को अलग अलग मापा है। राज्य को अनिवार्य संस्था मानते हुए उसे एक एम्पायर की भूमिका दी है जो शांति और व्यवस्था बनाए रखे, और समुदाय यानी संगठन से तात्पर्य उससे बताया गया है जिसके अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को उसके अनुसार ही कार्य करना होगा, उसी के आदेशों का, नियमों का पालन करना होगा, और राज्य उनके नियमों और आदेशों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। नियम और आदेश बनाने के लिए वह संस्था व संगठन ही कार्यरत होगी। विद्यार्थियों, अब बात आती है आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत से सत्ता केंद्र देखने को मिलते हैं। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें बहुत सारे सत्ता केंद्र देखने को मिलते हैं। जैसे लास्की है
और मैकाइवर ने प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर इसलिए भी प्रहार किया था क्योंकि वे विश्व शांति के समर्थक थे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी देश को मनमाने ढंग से इस विध्वंसक शस्त्रों के निर्माण की छूट नहीं दी जा सकती। रासायनिक और आणविक शस्त्रों का निर्माण और उनका परीक्षण किसी भी देश पर जब चाहे धावा बोल देना या तानाशाही सरकारों का समर्थन, ये ऐसी बातें हैं जिनका पूरी मानव जाति से संबंध है, किसी एक देश से नहीं। संप्रभुता की आड़ को लेकर कोई भी राज्य विश्व को युद्ध की ज्वाला में नहीं झोंक सकता। प्रथम विश्व युद्ध का हवाला देते हुए मैकाइवर पूछते हैं कि रूस के किसानों और जर्मनी के किसानों का आपस में क्या लेना देना है। मतलब रूस के किसान और जर्मनी के किसान का आपस में क्या लेना देना था और यूरोप के राजनेताओं ने आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया। राज्य को क्या हक है कि वह पत्नियों से उनके पति, माताओं और उनके पुत्र छीन ले। लास्की ने तो एक विश्व राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें अलग अलग राज्यों का या अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा। आज की दुनिया में बहुत से सत्ता केंद्र मौजूद है, जैसे कि यूएनओ है, यूरोपीय संसद है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है। ये सभी राज्यों की प्रभुसत्ता पर अंकुश लगाते हैं। इसलिए प्रभुसत्ता का सिद्धांत कुछ निस्तेज सा दिखता है, मानो कि उस पर ग्रहण लग गया हो। बहुलवादियों के इस कथन में सच्चाई है कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं जिसे पूर्ण स्वतंत्र माना जाए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो परिस्थितियां मौजूद थी अब वे बदल चुकी हैं। किसी भी देश की संसद मनमाने तरीके से कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। ब्रिटिश राजनेताओं को अपनी संसद की प्रभुसत्ता पर बड़ा गर्व था और यूरोपियन यूनियन बन जाने की वजह से अब ब्रिटेन में बहुत से ऐसे नियम प्रचलित हैं जिन्हें यूरोपीय संसद भी बताया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं बच्चों की, जब शक्तिशाली समुदायों अथवा मजदूर यूनियनों के संगठन शक्ति के सामने राज्य को झुकना पड़ता है। लास्की भी ये कहता है कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए राजसत्ता भी संघात्मक ही होनी चाहिए। तीसरी बात ये आती है बच्चों की विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दृष्टि में से राज्य को अपनी प्रभुसत्ता का त्याग करना पड़ेगा। कई ऐसे विषय हैं जिनका प्रबंध आसानी से हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सौंप सकते हैं, जैसे पर्यावरण का मामला है, नई संचार व्यवस्थाएं हैं, न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस, मुद्रा का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ऐसी एक बहुत संस्था है जिनका कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दृष्टि से राज्य की प्रभुसत्ता को त्याग भी करना पड़ सकता है। बहुत सारे कार्य जो हैं मिलजुल कर करने होते हैं और उन संस्थाओं को सौंप देने होते हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब बच्चों बात आती है राज्य तथा अन्य समुदायों में क्या अंतर है। इन सब के बावजूद राज्य को अन्य समुदायों के बराबर मानना गलत होता है। सुश्री फॉलेट है, वो कहते हैं कि कोई एक समुदाय या कई समुदाय मिलकर भी व्यक्ति के समूचे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु राज्य जीवन के हर क्षेत्र पर छाया हुआ रहता है। राज्य जो है जीवन के हर क्षेत्र पर समुदायों पर प्रभाव डालता है, संगठनों पर प्रभाव डालता है, हर एक संस्था पर प्रभाव डालता है। विभिन्न समुदायों के बीच यदि कोई संघर्ष अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा राज्य के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि राज्य कार्य क्या है, शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखना। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि मिल मालिक और मजदूरों के बीच अथवा छोटे निर्माताओं और बड़े उद्योगपतियों के बीच में कोई विवाद पैदा होता है तो राज्य ही एक ऐसी सत्ता होती है जो उसका निपटारा करती है। इन सभी वर्णन से स्पष्ट होता है बच्चों की राज्य भी एक समुदाय है, समुदाय की ही बात ही है, परंतु अपने संगठन, उद्देश्य और शक्तियों की दृष्टि से वह अन्य समुदायों से भिन्न है। बार्कर कहता है कि राज्य एक अनूठा लक्ष्य है, उसका कार्यक्षेत्र भी अपूर्व है, शक्तियां भी अनुपम है। इसलिए आधुनिक बहुलवादी भी ये कहते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता चाहे कम हो गई हो, पर प्रभुसत्ता की धारणा आज भी बरकरार है, आज भी विद्यमान है और उसी प्रकार से चल रही है जैसे कि प्राचीन समय में चल रही थी। सिर्फ राज्य को ही अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। चार्ल्स आर बेट्स हैं, वो कहते हैं वैध प्रभुसत्ता यानी कानूनी प्रभुसत्ता की अवधारणा कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य ऐसा नियम बनाता है जो न सिर्फ नागरिकों बल्कि सामाजिक और आर्थिक संगठनों के लिए भी बाध्यकारी होता है। मतलब चार्ल्स बेट्स ने कहा कि कानूनी संप्रभुता की अवधारणा कल्पना नहीं है, उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून और जो है वो नागरिकों को भी उसी प्रकार से अपनाने पड़ते हैं जैसे कि आर्थिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को मानने होते हैं, उन सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं। हम सभी विद्वान ये मानकर चलते हैं कि राज्य निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन कौन सी शक्तियां आती हैं इसमें? आत्मरक्षा के लिए उचित कार्यवाही। इसका अभिप्राय ये होता है कि किसी भी संगठन या समुदाय को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपने कार्यों में राज्य के जीवन को खतरे में डाल दे।
मतलब कोई भी समुदाय या संगठन जो है उसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो अपने फायदे के लिए, अपने कार्य के लिए जो है राज्य को खतरे में डाल दे। जैसे कि हड़ताल का अधिकार है, इसका अर्थ यह नहीं कि हड़ताली कर्मचारी सार्वजनिक संपत्ति का विनाश कर दें। दूसरी बात आती है जनसाधारण की रक्षा की बात। ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि राज्यों को समुदायों के कार्यों पर प्रतिबंध लगाना पड़े। जैसे ये संभव है कि कोई भी संगठन या समुदाय हड़ताल की घोषणा कर दे, पर बहुत से लोग उस हड़ताल में शामिल न हो। ऐसी हालत में उन लोगों की सुरक्षा का बंदोबस्त करना भी राज्य का कर्तव्य होता है। तो पुलिस के द्वारा या सुरक्षा कर्मियों के द्वारा राज्य में रहने वाले लोगों की रक्षा भी की जाती है। सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना। कभी कभी ऐसे ऐच्छिक समुदाय कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो उन समुदायों के हितों के विरुद्ध हैं, और ऐसी स्थिति में राज्य समुदायों की गतिविधियों पर उचित नियंत्रण लगाता है। जैसे कनाडा का एक संगठन है डॉक हार्बर समुदाय है, अपने सदस्यों को इस बात के लिए मजबूर करता था कि वे कपड़ा न पहने यानी निर्वस्त्र रहें और अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। सरकार को इस समुदाय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। और इसी प्रकार यदि धार्मिक संगठन राजनीतिक दलों को चंदा देने लगे तो इन संगठनों के सदस्य सरकार या अदालत के समक्ष यह मांग रख सकते हैं कि धार्मिक संस्थाएं अपने साधनों का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए करेंगे जिनके लिए उनकी स्थापना की गई है। कहने का मतलब ये है कि सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी राज्य को है। कोई भी संगठन, धार्मिक संगठन हो चाहे कोई सामुदायिक संगठन हो, किसी प्रकार का संगठन हो, वो किसी भी प्रकार से व्यक्तियों को मजबूर नहीं कर सकता, उनको किसी प्रकार से गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। इसके लिए अदालतें यानी सरकार ऐसी है जो निश्चित रूप से उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। विवाद या संघर्ष छिड़ जाने पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप। विभिन्न समुदायों में किसी प्रकार का संघर्ष या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राज्य ही उस संघर्ष को, उन विवादों को निपटारा करता है। जैसे कि मिल मालिक और मजदूरों के बीच में और शिकारियों और हिंसक शिकार का विरोध करने वालों के बीच में विवाद पैदा होता है तो राज्य एक ऐसी सत्ता है जो विवाद का निपटारा करती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने क्या समझा? हमने जाना कि राज्य और विभिन्न समुदायों में क्या अंतर है और किस प्रकार से राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है और समुदाय भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन समुदाय अपने अधिकारों या अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। वो राज्य में रहकर राज्य को खतरे में नहीं डाल सकती है और समुदाय में रहने वाले ये संगठन के जो लोग हैं उनके साथ गलत तरीके से अपना व्यवहार भी नहीं कर सकती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों आज हम बात करते हैं आपसे राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की क्या अर्थ होता है, राष्ट्र के बारे में हम क्या जानते हैं। तो विद्यार्थियों राष्ट्र के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। विद्वानों ने, राजनेताओं ने राष्ट्र शब्द का प्रयोग भौगोलिक अर्थ में भी किया है, भाषाई अर्थ में, वंशीय अर्थ में, जातीय अर्थ में और जातीय एकता के अर्थ में। इन विभिन्न अर्थों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है। जिन आधारों पर कोई जनसमूह राष्ट्र का रूप धारण करता है उसके विषय में हम मोटे तौर पर दो बातें कर सकते हैं। कुछ विद्वानों ने राष्ट्र के निर्माण में बाह्य एकताओं, जाति, वंश, धर्म व भाषा की एकता को आवश्यक माना है, जबकि अधिकांश विद्वान भावना और मानसिक प्रवृत्तियों पर अधिक बल देते हैं। राष्ट्रीयता वास्तव में एक विशेष प्रकार की भावना है और वह मनुष्यों के मनोभावों का परिणाम है। तो राष्ट्र क्या है? एक मनोभाव है, एक मनोभावना है जिसके अंतर्गत हम राष्ट्र की बात करते हैं और वो राष्ट्र जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म, भाषा और इन सब की एकता के आधार पर प्रदर्शित होता है। राष्ट्रीयता वास्तव में एक विशेष प्रकार की भावना है, वह मनुष्यों के मनोभाव को प्रकट करती है। राष्ट्र का आधार किसी जनसमूह की एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति होती है। वह न कि भाषा के आधार पर, न कि वंशगत एकता के आधार पर, वह सिर्फ मिलकर के, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा के हों, सब मिलकर के जब हम रहते हैं, किसी राज्य विशेष, देश विशेष के प्रति अपनी भक्ति भाव रखते हैं तो वह राष्ट्रीय भावना होती है। फ्रेंच विद्वान है एम रेनन, वो कहते हैं कि भाषा व जाति की एकता से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, बल्कि उसका निर्माण उस भावना के द्वारा होता है कि हम इस देश के निवासी हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए अनेक कष्ट झेले हैं, उनकी उन्नति और अवनति के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हम सबको साथ साथ रहना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित आदर्शों का निर्माण भी करना है। इसी प्रकार से विद्वान है हाजर कहते हैं कि जाति व भाषा की एकता नहीं, बल्कि लोगों की एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति ही राष्ट्र को जन्म देती है। हम किसी भी जाति, भाषा के हों, धर्म के हों, हमारी मिलकर रहने की प्रवृत्ति ही जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होती है। लास्की है, वो कहते हैं राष्ट्रीयता का अर्थ है एक विशेष प्रकार की एकता। यह एकता समान ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि, सामान्य परंपरा, सामान्य संघर्षों का परिणाम होती है और वह एक जनसमूह को शेष समूह से पृथक करती है। इसके बाद बात आती है राष्ट्रत्व को मजबूत बनाने वाले बंधन की। पूर्वजों के कारनामे, एक से रीति रिवाज तथा विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध किए गए संघर्ष किसी भी जनसमूह में एक विशेष प्रकार की एकता पैदा करते हैं। फलस्वरूप वह जनसमूह अपने को शेष जन समुदायों से अलग मानने लगते हैं। राष्ट्रत्व को मजबूत बनाने वाले बंधन जो बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि जनसमूह अपने को शेष जन समुदायों से अलग मानने लगते हैं और ये भावना भी राष्ट्रीयता के रूप में प्रकट होती है तथा उस जनसमूह को राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करती है। भारतीयों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष किया, भारत में राष्ट्रीयता की भावना बड़ी पुष्ट हुई और इसी प्रकार अंग्रेजों को नेल्सन और फ्रांसीसियों को जॉन ऑफ आर्क की वीरता पर बड़ा गर्व था और गर्व की भावना ही एक देश को राष्ट्र के रूप में प्रदान कर पाई, राष्ट्र का स्वरूप जो है प्रदान कर पाई। ऐसे ही कार्ल बेकर है, वो कहते हैं कि राष्ट्र की बहुत सी सीधी सादी और सरल परिभाषा है। उसके अनुसार एक विशेष भूभाग में रहने वाला जन समुदाय यदि स्वयं को राष्ट्र माने तो वह राष्ट्र है। मतलब राष्ट्र माने का मतलब क्या हुआ कि वह जन समुदाय एकताबद्ध होकर के, एक होकर के, मिलजुल करके रहता है, तो इसका मतलब है कि वह राष्ट्र है। अर्थात संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि राष्ट्र उन जनसमूह को कहते हैं जो किसी देश विशेष की अपनी मातृभूमि और श्रद्धेय भूमि समझता हो और श्रद्धेय भूमि इन शब्दों में कि सांस्कृतिक एकता, समान विरासत, समान संस्कार और समान हितों का बोध होता। अब हम बात करते हैं राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर। वर्तमान युग के अधिकांश राज्य राष्ट्र राज्यों का रूप ग्रहण किए हुए हैं। राज्य और राष्ट्र की एक जैसी सीमाओं के कारण इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। राज्य और राष्ट्र की एक ही सीमा होती है, इनका अर्थ भी एक ही होता है। जब हम भारत राष्ट्र या अमेरिकी राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा आशय होता है भारत राज्य और अमेरिकी राज्य। इसी प्रकार राज्यों के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन को हमने राज्यों का संघ, स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन कहकर बुलाया है, जिसको हम यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से पुकारते हैं। राज्यों के आपसी संबंधों की चर्चा करते हुए भी हम प्राय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसी प्रकार हम राष्ट्रीय ऋण की चर्चा भी करते हैं। उसमें हमारा अभिप्राय उस ऋण से होता है कि जो कि राज्य के जिम्मे है। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, जब हम अमेरिकी राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र की बात करते हैं तो मतलब होता है भारतीय राज्य और अमेरिकी राज्य। जब हम राज्यों के संघ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की हम बात करते हैं। लेकिन जब हम राज्यों के आपसी संबंधों की चर्चा करते हैं, विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों की चर्चा करते हैं, तब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी के राष्ट्रीय ऋण की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय उस राज्य विशेष के ऋणों से होता है जो कि राज्य और राष्ट्र दोनों शब्दों को संबोधित करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्य और राष्ट्र जो शब्द हैं एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। वैचारिक स्पष्टता के लिए जान लेना बहुत जरूरी है बच्चों कि राज्य और राष्ट्र दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। राज्य एक कानूनी अवधारणा है जबकि राष्ट्र एक संजातीय और सांस्कृतिक संकल्पना है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। राज्य एक कानूनी यानी वैधानिक धारणा है और राष्ट्र जो है एक संजातीय और सांस्कृतिक मतलब एथनिक एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी कोई राष्ट्र राज्य नहीं होता, कभी कभी कोई राष्ट्र जो है वो राज्य नहीं होता, लेकिन जो देश राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है उन्हें हम राज्य भी नहीं कह सकते क्योंकि वो वैधानिक रूप से स्वतंत्र होना भी जरूरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत अपने में एक स्वतंत्र राज्य नहीं था बल्कि वह ब्रिटिश राज साम्राज्य का अंग था, किंतु उस समय भी वह एक राष्ट्र जरूर था, राज्य नहीं था क्योंकि वो ब्रिटिश के अधीन था, लेकिन वो राष्ट्र हमेशा से ही था। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के कुछ शक्तिशाली राज्यों ने पोलैंड का आपस में बंटवारा कर लिया और स्वतंत्रता छिन जाने के कारण पोलैंड राज्य का अंत हो गया, किंतु पोलैंड राष्ट्र का कभी अंत नहीं हुआ। पोलैंड बना रहा। राष्ट्रीयता की इसी भावना के कारण पोलैंड के निवासी अपने को एक स्वाधीन राज्य के रूप में संगठित कर सके और इस प्रकार यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र एक पृथक राज्य भी हो। मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य राष्ट्र हो और ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्र जो है राज्य हो। राष्ट्र राज्य हो सकता है, राज्य राष्ट्र हो सकता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये दोनों बातें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद अंत में डेविड हेल्ड कहते हैं कि राष्ट्र राज्यों को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि सभी राष्ट्र राज्यों के पास कुछ राजनीतिक उपकरण होते हैं। शासक और शासित दोनों को नियंत्रित करते हैं। राष्ट्र राज्य एक निश्चित भूभाग पर अंतिम
अधिकार रखता है जिसमें बल प्रयोग का एकाधिकार शामिल होता है। उस भूभाग में रहने वाले नागरिक राज्य के प्रति कुछ न कुछ निष्ठा का, वफादारी की भावना अवश्य रखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। राष्ट्र एक भावनात्मक, एक संजातीय धारणा है जिसके अंतर्गत सभी लोग मिलकर के, चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग हों, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना, एक एकता की भावना और मिलकर रहने की भावना के साथ वो रहते हैं। राज्य एक कानूनी अवधारणा है। राज्य का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह एक संप्रभु राज्य है। एक राष्ट्र संप्रभु हो भी सकता है, राज्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भारत जब ब्रिटिश शासन के अधीन था तो राष्ट्र अवश्य था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि वैधानिक संप्रभुता उसे प्राप्त नहीं थी। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पे राष्ट्र राज्यों की बात की गई है। इसी ने, डेविड हेल्ड ने भी इसी बात को इंगित किया है कि सभी राष्ट्र राज्यों के पास कुछ राजनीतिक उपकरण होते हैं जिसमें शासक भी होते हैं, शासित भी होते हैं। जो शासक है, शासक और शासित दोनों आपस में नियंत्रित करते हैं एक दूसरे को, और राष्ट्र राज्य एक निश्चित भूभाग का अंतिम अधिकार होता है और बल प्रयोग का एकाधिकार होता है इस पर, और उस भूभाग में रहने वाले नागरिक राज्य के प्रति कुछ न कुछ निष्ठा या वफादारी की भावना अवश्य रखते हैं और इसे ही राष्ट्र राज्य कहा जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय और विकास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।